तूफान में फंसी थी मशहूर संगीत सम्राट की गाड़ी। तभी ढाबे के पीछे से एक ऐसी जादुई आवाज आई जिसने उनकी पूरी दुनिया और घमंड को बदल कर रख दिया। यह कहानी है प्रतिभा, अहंकार और संस्कारों की एक ऐसी जंग की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी भावुक है, इसलिए दिल थाम कर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हुनर अमीरी और गरीबी नहीं देखता, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, कमेंट में जय हिंद या अपने शहर का नाम लिखना न भूलें। तो चलिए भावनाओं के इस सफ़र पर चलते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान आज सारा पानी धरती पर उड़ेल देना चाहता हो। नेशनल हाईवे 44 पर सन्नाटा था, जिसे केवल बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की तेज बूंदें तोड़ रही थी। एक काली आलीशान गाड़ी की हेडलाइन अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत के आगे मशीन ने भी हार मान ली थी। गाड़ी के अंदर बैठे थे देश के जाने माने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित दीनानाथ शास्त्री। उनकी उंगलियां बेचैनी से घुटनों पर थिरक रही थी। उनके साथ उनका बेटा विक्रम और ड्राइवर रामू थे। विक्रम, जो आज की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था, कान में हेडफोन लगाए मोबाइल में व्यस्त था। उसे बाहर के तूफान से कोई मतलब नहीं था। अचानक गाड़ी ने 2-3 झटके खाए और इंजन बंद हो गया। ड्राइवर रामू ने घबरा कर, मालिक, लगता है इंजन गर्म होकर बंद हो गया है। बारिश बहुत तेज है, शायद पानी चला गया है। पंडित जी ने माथे पर हाथ मारा। उन्हें कल सुबह बनारस के एक बहुत बड़े संगीत समारोह में पहुंचना था, जहां उन्हें संगीत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला था। समय की पाबंदी उनके लिए धर्म थी। विक्रम, देखो जरा फोन में नेटवर्क है क्या? किसी मैकेनिक को बुलाओ, पंडित जी ने भारी आवाज में कहा। विक्रम ने झुंझलाते हुए हेडफोन हटाया। डैड, यहाँ जंगल के बीच में कौन सा नेटवर्क आएगा? मैंने पहले ही कहा था फ्लाइट से चलते हैं, लेकिन आपको तो अपने इस पुराने रास्ते और पुरानी यादों का शौक है। बेटे की कड़वी बात पंडित जी को चुप गई, लेकिन वो चुप रहे। रामू ने सुझाव दिया, मालिक, थोड़ी दूर आगे एक पुराना ढाबा है, अन्नपूर्णा भोजनालय। वहाँ शायद कोई मदद मिल जाए, या कम से कम बारिश रुकने तक छत मिल जाएगी। कोई और चारा न देखकर तीनों छाता लेकर कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल ही उस ढाबे की ओर चल पड़े। ढाबा क्या था? एक टिन की छत और कुछ लकड़ी की बेंचें थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर रोटियां सेक रहा था। पंडित जी और विक्रम वहां जाकर बैठ गए। विक्रम ने नाक भौं सिकोड़ते हुए रुमाल से बेंच साफ की। पंडित जी की नज़रें शून्य में थी। वह चिंतित थे। उनकी चिंता सिर्फ गाड़ी खराब होने की नहीं थी, बल्कि उनकी असली चिंता उनका बेटा विक्रम था। विक्रम के पास गला तो अच्छा था, लेकिन उसमें साधना और समर्पण नहीं था। उसे बस रिमिक्स गाने, पैसे और शोहरत की भूख थी। पंडित जी को डर था कि उनके बाद उनकी पीढ़ियों पुरानी संगीत विरासत कौन संभालेगा। तभी ढाबे के पिछले हिस्से से, जहाँ बड़े बड़े बर्तनों का ढेर लगा था, एक आवाज़ आई। बारिश के शोर के बीच वह आवाज़ किसी मध्यम रोशनी की तरह कानों में पड़ी। कोई राग यमन की एक बहुत ही कठिन बंदिश गुनगुना रहा था। शुरुआत में पंडित जी को लगा कि शायद उनका वहम है, लेकिन फिर वह आवाज़ स्पष्ट हुई। सुर इतने पक्के, तान इतनी बारीक और आवाज़ में इतना दर्द कि पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण गायक नहीं था। पंडित जी अपनी जगह से उठे। विक्रम के पीछे से आवाज़ दी, डैड, कहाँ जा रहे हैं इस कीचड़ में? पंडित जी ने अनसुना कर दिया। वे मंत्रमुग्ध होकर ढाबे के पीछे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल होगी, फटे हुए कपड़ों में जूठे बर्तन मांज रहा था। उसके हाथ बर्तनों पर चल रहे थे, लेकिन उसका गला किसी और ही दुनिया में था। वो आंखें बंद करके गा रहा था, बारिश की बूंदों से ताल मिला रहा था। पंडित जी वहीं स्तब्ध खड़े रहे। जिस बंदिश को उनका बेटा विक्रम महीनों से सीखने की कोशिश कर रहा था और बार बार सुर भटक रहा था, यह लड़का उसे बर्तन धोते हुए इतनी आसानी से गा रहा था, जैसे यह कोई खेल हो। लड़के ने जैसे ही आलाप खत्म किया, उसने सामने एक बुजुर्ग को खड़ा पाया। वो घबरा गया। उसके हाथ से बर्तन छूट गया। उसने डरते हुए कहा, मालिक, वो मैं बस माफ़ कर दीजिए, मैं काम कर रहा हूँ। पंडित जी ने आगे बढ़कर उसके गंदे हाथों को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और यह गाना, यह तुमने कहाँ से सीखा? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम सूरज है साहब, मैं अनाथ हूँ, यही ढाबे पर काम करता हूँ। और गाना, वो तो ढाबे पर जो रेडियो बजता है और कभी कभी बड़े साहब लोग गाड़ी में टेप बजाते हुए निकलते हैं, उन्हें सुन सुनकर याद हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरी आवाज़ से आपको परेशानी हुई हो। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था। बिना गुरु, बिना रियाज के इतना शुद्ध गायन, यह तो ईश्वर का वरदान था। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो पंडित जी और सूरज की किस्मत बदल देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि असली हीरा कीचड़ में नहीं मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ऐसे बेहतरीन कहानी आप तक पहुंचती रहे। पंडित जी ने उस वक्त एक फ़ैसला लिया। उन्होंने ढाबे के मालिक को बुलाया और सूरज के बारे में पूछा। मालिक ने बताया कि उसे यह लड़का बचपन में सड़क किनारे मिला था, तब से यहीं काम करता है। पंडित जी ने अपनी जेब से एक मोटी गड्डी निकालकर मालिक के हाथ में रखी और कहा, आज से सूरज का कर्ज, हिसाब किताब सब खत्म, यह मेरे साथ जाएगा।
विक्रम यह सब देख रहा था, वह गुस्से में लाल हो गया। डैड, आप क्या कर रहे हैं? एक बर्तन धोने वाले को आप अपनी गाड़ी में बैठाएंगे और इसे ले जाकर करेंगे क्या? पंडित जी ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, हीरे की परख जौहरी को होती है विक्रम, लोहे के व्यापारी को नहीं। यह लड़का मेरे साथ मेरे गुरुकुल चलेगा। गाड़ी ठीक हुई और सूरज, जो कल तक झूठे बर्तन उठाता था, आज संगीत सम्राट की गाड़ी में पीछे बैठा था। वह डरा हुआ था, सिकड़ा हुआ बैठा था। पंडित जी सूरज को अपने घर, अपने संगीत गुरुकुल ले आए। यह एक आलीशान हवेली थी जहाँ देश भर से शिष्य संगीत सीखने आते थे। सूरज को देखकर सब हैरान थे। विक्रम ने घर में आते ही अपनी माँ सावित्री देवी से शिकायत की, माँ देखो पिताजी को सड़क से किसी भिखारी को उठाकर लाएंगे और कह रहे हैं ये गाएगा। सावित्री देवी एक संस्कारी और ममतामयी महिला थी। उन्होंने सूरज की डरी हुई आंखों को देखा और समझ गई कि इस बच्चे को प्यार की जरूरत है। उन्होंने विक्रम को डांटा और सूरज को नहला धुलाकर नए कपड़े दिए। अब शुरू हुई सूरज की परीक्षा। गुरुकुल का नियम सख्त था, सुबह 4 बजे उठना, घंटों रियाज करना और गुरु की सेवा करना। विक्रम और उसके अमीर दोस्त सूरज का मजाक उड़ाते। वे उसे बर्तन वाला कहकर बुलाते। कई बार विक्रम जानबूझकर सूरज के तानपुरे का तार तोड़ देता या उसे गलत सुर बताता, लेकिन सूरज ने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए पंडित जी भगवान थे और संगीत उसकी पूजा। वह दिन भर घर का सारा काम करता, झाड़ू पोछा लगाता, गायों की सेवा करता और रात को जब सब सो जाते तो तहखाने में जाकर धीमे स्वर में रियाज करता। पंडित जी सब जानते थे लेकिन वे चुप थे। वे सूरज के सब्र की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ रियाज कक्ष में बैठा था। उसे हंसी हंसी सी ठोली कर रहा था। पंडित जी वहां से गुजरे। विक्रम एक राग गा रहा था लेकिन बार बार पंचम सुर पर अटक रहा था। उसने झुंझलाकर कहा, यार राग ही बेकार है, इसमें कोई मजा नहीं है, मैं तो आज के जमाने का फ्यूजन गाऊंगा। तभी पंडित जी ने देखा कि दरवाजे के पीछे खड़ा सूरज, जो कि हाथ में चाय की ट्रे लिए था, अपने होठ हिला रहा था। पंडित जी ने विक्रम को रोका और सूरज को अंदर बुलाया। सूरज, जरा विक्रम भैया को वो हिस्सा गाकर बताओ, पंडित जी ने आदेश दिया। विक्रम हंसा, ये गंवार मुझे सिखाएगा? सूरज कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने तानपुरा उठाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और पहला सुर लगाया, कमरे का माहौल बदल गया। विक्रम की हंसी उसके गले में ही अटक गई। सूरज ने न केवल वह कठिन हिस्सा गाया, बल्कि उसमें ऐसी हरकतें और मुर्कियां ली जो बड़े बड़े उस्ताद सालों की तपस्या के बाद भी नहीं ले पाते। उस दिन पहली बार विक्रम को अपनी कमी का एहसास हुआ, लेकिन यह एहसास सुधार नहीं बल्कि ईर्ष्या लेकर आया। उसने ठान लिया कि वह सूरज को इस घर से निकाल कर रहेगा। कुछ महीने बाद शहर में अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा मंच था। जीतने वाले को राष्ट्रीय ख्याति और बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। पंडित जी ने तय किया कि उसके गुरुकुल से 2 लोग हिस्सा लेंगे, विक्रम और सूरज। विक्रम यह बर्दाश्त नहीं कर सका। प्रतियोगिता से एक रात पहले उसने एक घिनौनी चाल चली। उसने सूरज को खाने में एक ऐसी दवाई मिला दी जिससे उसका गला बैठ जाए और आवाज़ न निकले। सूरज, जो विक्रम को अपना बड़ा भाई मानता था, ने बिना किसी शक के वह खाना खा लिया। अगली सुबह सूरज उठा तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका गला पूरी तरह सूज गया था। वह रोता हुआ पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने उसकी हालत देखी और समझ गए कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि साजिश है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रतियोगिता कुछ ही घंटों में थी। पंडित जी का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। उन्होंने भारी मन से सिर्फ विक्रम को लेकर प्रतियोगिता में जाने का फैसला किया। सूरज घर पर ही रह गया, अपनी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ। प्रतियोगिता शुरू हुई। बड़े बड़े गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। जब विक्रम की बारी आई तो वह मंच पर गया। उसने गाना शुरू किया, लेकिन उसके मन में चोर था। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। वह जानता था कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को धोखे से हराया है, हुनर से नहीं। तीसरे ही अंतरे में विक्रम का सुर पूरी तरह उखड़ गया। दर्शकों ने हुटिंग शुरू कर दी। विक्रम को पसीना आ गया। वह मंच पर ही रुक गया। उसे आगे की पंक्तियां याद ही नहीं आ रही थी। पंडित जी का सिर शर्म से झुक गया। उनकी सालों की तपस्या और इज्जत आज मिट्टी में मिल रही थी। तभी मंच के पीछे से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ थोड़ी भारी थी, दर्द भरी थी, लेकिन सुर एकदम ठीक सटीक थे। सबने मुड़कर देखा, वह सूरज था। दोस्तों, आखिर सूरज वहाँ कैसे पहुँचा और टूटे हुए गले से उसने ऐसा क्या किया जिसने इतिहास रच दिया? यह जानने से पहले यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। दरअसल सावित्री देवी ने सूरज को एक पुराना आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाया था और उसे हिम्मत दी थी कि बेटा, सच्चा कलाकार गले से नहीं रूह से गाता है, जा अपने गुरु की लाज बचा ले। सूरज भागता हुआ आया था। उसने माइक संभाला और विक्रम के लड़खड़ाते सुर को सहारा दिया। उसका गला दर्द कर रहा था। हर एक नोट के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे गले में कांटे चुभ रहे हों, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपने गुरु का झुका हुआ सिर देखा। उसे उस सिर को फिर से उठाना था। सूरज ने राग दरबारी शुरू किया। दर्द की वजह से उसकी आवाज़ में जो टिस थी
उसने उस राग को जीवंत कर दिया। दर्शक जो अभी तक चिल्ला रहे थे एकदम शांत हो गए। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। जज अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। विक्रम जो मंच पर खड़ा था अपनी जगह जम गया। उसे आज समझ आया कि साधना और अहंकार में क्या अंतर होता है। जब सूरज ने अपनी प्रस्तुति खत्म की तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पंडित जी मंच पर दौड़े। उन्होंने सूरज को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने माइक लेकर कहा, आज मेरा बेटा हार गया लेकिन मेरा शिष्य जीत गया, और सच्चाई यह है कि यह लड़का मेरा शिष्य नहीं, मेरा असली वारिस है। विक्रम अपनी नज़रों को उठा नहीं पा रहा था। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसने सबके सामने सूरज के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैंने तेरा बुरा चाहा लेकिन तूने मेरी इज्जत बचा ली। तू ही असली संगीत सम्राट है। सूरज ने तुरंत विक्रम को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, भैया सुर तो ईश्वर की देन है, इस पर किसी का हक नहीं होता, हम तो बस माध्यम हैं। उस दिन के बाद विक्रम ने अपना अहंकार त्याग दिया और सूरज को अपना गुरु मानकर उससे संगीत सीखना शुरू किया। वह लड़का जो कभी ढाबे पर झूठे बर्तन धोता था आज पंडित सूरज के नाम से जाना जाता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे चमकता सितारा है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हुनर किसी महलों का मोहताज नहीं होता। कीचड़ में पड़ा हीरा भी हीरा ही रहता है, बस उसे पहचानने वाली नज़र चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विनम्रता और सच्ची साधना के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आप में प्रतिभा है और आप ईमानदार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसमें गजब का हुनर हो लेकिन हालत ख़राब हो? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।